जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज है 12 अप्रैल और 12 अप्रैल को जितने भी करेंट अफेयर्स बनेंगे उसको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज की क्लास थोड़ी लेट हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन हम जितने इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स लेकर के आ रहे हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, इजराइल और लेबनान के बीच अप्रैल 2026 में पहली प्रत्यक्ष वार्ता किस देश की मध्यस्थता में आयोजित होने वाली है? ए फ्रांस, बी रूस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी संयुक्त राष्ट्र। इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अप्रैल 2026 में इजराइल और लेबनान में कई दशकों बाद पहली बार प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जा रहा है और इसमें क्या होगा तो दोनों देशों के राजदूतों के बीच टेलीफोन वार्ता हुई वाशिंगटन में। इसमें मध्यस्थता की भूमिका पर थे संयुक्त राज्य अमेरिका। और अब आमने सामने बैठक कब होने वाली है तो 14 अप्रैल 2026 को वाशिंगटन में प्रस्तावित है। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है युद्ध विराम और सीमा तनाव को कम करना। के बीच में सीमा तनाव युद्ध की जो स्थिति है उनको निपटने के लिए मध्यस्थता की है अमेरिका ने, और आशा है कि इजराइल और लेबनान के बीच सारे गिले शिकवे मिट जाएंगे। याद रखिएगा, बात आई है इजराइल की तो इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतान्याहू। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में आर्टेमिस द्वितीय मिशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, यह नासा का पहला मंगल ग्रह मानव मिशन था। बी, अपोलो युग के बाद नासा का पहला मानवयुक्त चंद्र परागन मिशन था। सी, यह केवल उपग्रह प्रक्षेपण मिशन था। डी, यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पुनः आपूर्ति मिशन था। इसका सही उत्तर है बी, यह अपोलो युग के बाद नासा का पहला मानवयुक्त चंद्र परागन मिशन था। आर्टेमिस सेकेंड इसका नाम दिया गया है, जो कि नासा के द्वारा संचालित अपोलो कार्यक्रम के बाद पहला मानवयुक्त चंद्र परागन मिशन है। और इस मिशन में प्रत्यक्ष अंतरिक्ष यान का जो नाम है वो है ओरियन इसका नाम है। और लगभग 10 दिनों की चंद्रमा की परिक्रमा करने के बाद पूरा का पूरा दल पृथ्वी सुरक्षित लौट चुका है। ओरियन कैप्सूल ने प्रशांत महासागर में सुरक्षित स्क्वायर डाउन किया। पुनः प्रवेश के दौरान अंतरिक्ष यान की जो गति थी वो थी 39 मैक। जो यानों की गति नापने के लिए मैक इकाई का प्रयोग किया जाता है तो कितनी मैक थी? 33 मैक थी। याद रखिएगा, मेघ की जो गति मेघ गति जो होती है ध्वनि की गति के गुणांकों के आधार पर जो साउंड की जो वेव यानी गति होती है, यानी जो उसकी चाल होती है उसके आधार पर ही अंतरिक्ष यानों की गति डिसाइड की जाती है, स्पीड डिसाइड की जाती है। याद रखिएगा, आर्टेमिस कार्यक्रम का दीर्घकालीन लक्ष्य है चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थित करना। और इसमें कनाडा के अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैंसेन भी शामिल थे। और चालक दल की बात करें तो इसमें कमांडर रीड वाइचमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन विशेषज्ञ थे क्रिस्टिना कोच और कनाडी अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैंसेन थे। इन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल में अत्यंत तीव्र गति से प्रवेश किया और इसकी गति थी 33 मैक। तो ये याद रखिएगा, अपोलो युग के बाद नासा का मानवयुक्त चंद्रयान सुरक्षित लौट आया है। इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है ओरियन और इस मिशन को आर्टेमिस सेकेंड नाम दिया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान किस दिवस मनाया जाता है? विकल्प ए 10 अप्रैल, बी 11 अप्रैल, सी 12 अप्रैल, डी 13 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है डियर स्टूडेंट 12 अप्रैल। मानव जाति के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत होगी है और 12 अप्रैल 1961 को सोवियत नागरिक यूरी गागारिन द्वारा पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान के उपलक्ष्य में 12 अप्रैल को अंतरिक्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल को।
अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महीना अप्रैल चल रहा है तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को हमने मनाया विश्व पार्किशियन दिवस। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो कि 1961 को सोवियत नागरिक यूरी गागरिन द्वारा पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान थी। उन्हीं की याद में 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को हम विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं। 21 अप्रैल को हम विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाते हैं। वहीं 22 अप्रैल को सबसे इंपॉर्टेंट पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को बहुपक्षवाद और कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को हम विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। 28 अप्रैल को कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और वहीं 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस मनाया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन दिवस का आए, अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आए, तो उस महीने के सभी अंतर्राष्ट्रीय दिवस को याद कर लीजिएगा। अगर कभी राष्ट्रीय दिवस आए तो उस महीने के सभी राष्ट्रीय दिवस को याद कर लीजिएगा। इसलिए धीरे धीरे चीजें आपको याद हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय युवा HIV एवं एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय युवा HIV एवं एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर है 10 अप्रैल। अब बात आई है राष्ट्रीय दिवस की, तो याद रखना हम 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाते हैं। उड़ीसा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाँ, कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि उड़ीसा स्थापना दिवस किस नाम से मनाया जाता है। हम 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री विकास दिवस मनाते हैं। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार स्मृति दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाएंगे और हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज्य दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और हम आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये कुछ राष्ट्रीय दिवस थे अप्रैल माह के, इनको याद जरूर रखिएगा। चलिए अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स अर्थात EPI 2024 के अनुसार सुरक्षित पानी की गुणवत्ता में विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। A सिंगापुर और कनाडा, B फिनलैंड और आइसलैंड, C भारत और चीन, D स्विट्जरलैंड और UK। इसका सही आंसर है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। इसका सही आंसर है फिनलैंड और आइसलैंड। फिनलैंड और आइसलैंड सुरक्षित पानी के मामले में 100 में 100 स्कोर किया है और विश्व में प्रथम स्थान पर है फिनलैंड और आइसलैंड। अगर हम भारत की बात करें तो इस इंडेक्स में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 176वें स्थान पर है। और इस सूची में कितने देश को शामिल किया गया था, 180 देशों पर सर्वे हुआ और इसमें हमारा देश भारत 176वें स्थान पर है। बहुत दयनीय स्थिति है पीने के पानी की हमारे देश में। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अब कुछ इंडेक्स हम बता देते हैं जिससे कि हमारे देश का परफॉर्मेंस क्या रहा इन इंडेक्स में। हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स जारी हुआ जिसमें 154 देशों को डाटा आंकड़ा प्राप्त हुआ। हमारा देश 16वें स्थान पर है। वहीं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा देश बहुत ही बुरी स्थिति पर है, 116वां स्थान है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की 23वीं रैंक है, 23वां रैंक। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 75वें स्थान पर है। यहाँ पासपोर्ट बनाना भी बड़ा बहुत ही डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से गुजरना होता है। हाँ, ICC T20 रैंकिंग में भारत टीम शीर्ष स्थान पर है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो इंडिया टीम के लिए आप जोरदार ताली बजा दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय इंडिया जय भारत जरूर लिखें। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मंसूरी में निर्माण कार्य हेतु बांज के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। A हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, B नैनीताल उच्च न्यायालय, C उत्तराखंड उच्च न्यायालय, D दिल्ली उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे थे ओक के, इसलिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मसूरी में बांज अर्थात ओक के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। और इसका आदेश मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता जी, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने दिया। बहुत ही अच्छा फैसला है। हर जगह एक भी पेड़ अगर कट रहा है तो उसको रोका जाए।
निर्णय हिमालयी परिस्थिति तंत्र की सुरक्षा हेतु दायर याचिका में यह सुनवाई की गई है। और मसूरी नगर परिषद पर बिना उचित अनुमति के पेड़ काटने की योजना बनाने का आरोप था और इसमें नाम आया है बांज, जिसको ओक का पेड़ भी कहते हैं। इसकी कटाई पर रोक लगा दी है। तो इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है क्यूरेकस वंश का यह प्रजाति का पौधा है, पेड़ है। और ओक की सामान्यता 800 से 3000 मीटर की ऊंचाई होती, काफी लंबा होता है। इसकी कटाई चल रही थी, रोक लगा दी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की। जय उत्तराखंड उच्च न्यायालय की। कमेंट बॉक्स में फटाफट शेयर करें इसको। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अरब लीग का नया महासचिव किसे नियुक्त किया है? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है आगामी एग्जाम के लिए। तो इसका पहला विकल्प है अहमद अबुल गीत, बी है नबील फहमी, सी है अमर मूसा, डी है सामेस सोकरी। इसका सही आंसर है नबील फहमी। चित्र में आप देख सकते हैं नबील फहमी को अरब लीग का नया महासचिव नियुक्त किया है। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये अहमद अबुल गीत का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हो जाएगा। और नबील फहमी 1 जुलाई 2026 से पदभार ग्रहण करेंगे। यह कार्यालय 5 वर्षों तक का होगा। और अरब लीग 22 सदस्यीय देशों का क्षेत्रीय संगठन है, इसमें 22 देश शामिल है। नबी फहमी मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, यह चीज को याद रखिएगा। वे मिस्र के अमेरिका, जापान में राजदूत के रूप में भी काम कर चुके हैं। अब बात आई है अरब लीग की। तो अरब लीग की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला, अब बात आती है प्रमुख नियुक्तियां की। तो हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक बने हैं राहुल नवीन। खादी ग्राम उद्योग आयोग केवीआईसी के सीईओ बने हैं मनोज कुमार। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष बने हैं एस गोपाल कृष्णन। महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनी हैं अमोल मजुमदार। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। तो कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये तो डबल आईएमपी क्वेश्चन है दादा, डबल आईएमपी क्वेश्चन मान लीजिएगा। जिंदल स्टेनलेस स्टील ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ए विराट कोहली, बी रणवीर सिंह, सी आयुष्मान खुराना, डी रणवीर कपूर। इसका सही आंसर है रणवीर सिंह। इनकी धुरंधर और धुरंधर 2 ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, बॉलीवुड का सीना चौड़ा कर दिया है। चलिए, जिंदल स्टील ने अभिनेता रणवीर सिंह को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रणवीर सिंह को कंपनी का राष्ट्रव्यापी सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स बनाया गया है। अब कुछ विभाग की नियुक्तियां देख लेते हैं। जैसे निधि पांडे अतिरिक्त सचिव बनी है परमाणु ऊर्जा विभाग में। सुचिंद्र मिश्रा विशेष सचिव बने हैं वाणिज्य विभाग में। दिनेश मायूर अतिरिक्त सचिव बने हैं रक्षा मंत्रालय में। और अश्विनी भिंडे नागरिक विकास में बनी हैं अश्विनी भिंडे प्रमुख। और रश्मि शुक्ला पुलिस महानिदेशक बनी है डीजीपी। सुजाता सोनिक मुख्य सचिव बनी है चीफ सेक्रेटरी। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के इस्तीफे के संदर्भ में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 32 और 226, बी अनुच्छेद 124 और 218, सी अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 218। यशवंत वर्मा जी ने विवादित नगबी बरामदी मामले के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा सौंप दिया है। मामला क्या था? 2025 में उनके आवास पर आग लगने की घटना के बाद यह मामला सामने आया था। याद रखिएगा, तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना ने इस प्रकरण में आंतरिक जांच पेश की। और ये किस अधिनियम के अंतर्गत? तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत महाअभियोग प्रक्रिया शुरू करके इनको हटाया गया है। यानी इसमें संसद में पारित हुआ, फिर राष्ट्रपति ने इन्हें हटाने की घोषणा कर दी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए और यह मिला और इन्हें हटा दिया गया है। इनका नाम है यशवंत वर्मा जी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दिल्ली ईवी नीति 2026-2030 के मसौदे के अनुसार 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रॉनिक कारों पर क्या प्रस्तावित किया गया? ए
50% रोल टैक्स छूट, बी 75% पंजीकरण शुल्क छूट, सी 100% रोल टैक्स और पंजीकरण छूट शुल्क, डी केवल रोल टैक्स माफी। इसका सही आंसर है 100% रोल टैक्स और पंजीकरण छूट शुल्क। दिल्ली सरकार ने 2026 और 30 के लिए एक नई ईवी नीति लागू की, इलेक्ट्रॉनिक नीति। इसमें क्या होगा, 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रॉनिक कारों पर 100% रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदो छूट मिलेगी। और ये कब से लागू होगा, तो 31 मार्च 2030 तक लागू रखने का लक्ष्य है। 31 मार्च 2030 तक ये छूट लागू रहेगी। फटाफट छूट ले लीजिए, कार ले लीजिए इलेक्ट्रिक वाली। हाँ, 1 जनवरी 2027 के दिल्ली में नए 3 व्हीलर केवल इलेक्ट्रिकल पंजीकृत वाहनों के लिए है। इलेक्ट्रिकल पंजीकृत वाहन होने चाहिए भैया। चलिए, 1 अप्रैल 2028 से नए 2 व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण का प्रस्ताव भी है। इसमें क्या क्या हुआ, पुराना वाहन स्क्रैप कर नई ईवी इलेक्ट्रॉनिक अगर व्हीकल आप खरीदते हैं तो अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी। बहुत अच्छी नीति है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो नई नीति आई है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकलों की जो नीति है, इसका मुख्य उद्देश्य है दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और इमिशन फ्री शहर बनाने का मुख्य उद्देश्य है दिल्ली सरकार का। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 315 झीलें विलुप्त हो चुकी है? बड़ा ही चिंता का विषय है। विकल्प है ए उत्तराखंड, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी जम्मू कश्मीर। फटाफट इसका आंसर दें। इसका सही आंसर है उड़ीसा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं केग, और केग की अप्रैल 2026 में रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 315 झीलें हैं जो पूरी तरीके से लुप्त हो चुकी है। बहुत चिंता का विषय है। 1967 में यहाँ पर 697 प्राकृतिक झीलें मिली थी और अब आधी बची हुई है। 45% संख्या है जो अब अस्तित्व में नहीं है, यानी आधी बची है। कितनी झीलें गायब हुई है, तो 315 झीलें गायब हो चुकी है और 203 झीलों पर भी खतरा मंडरा रहा है क्योंकि ये सिकुड़ते जा रही है। नुकसान कितने प्रतिशत का हुआ है, तो 74% से अधिक गायब हो चुकी हैं। इसमें कुल 518 झीलों नुकसान के दायरे में है। चलिए, तो क्वेश्चन बनेगा कुल कितनी झीलें लापता हो गई है भैया, तो 315 झीलें। कितना प्रतिशत, तो ये 45% खत्म। और टोटल की बात करें नुकसान में, तो 518 झीलें प्रभावित है। 518 झीलें। अगला, मुद्रा बंदरगाह ने हाल ही में किस उपलब्धि के साथ भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यातक केंद्र बनने का रिकॉर्ड बनाया है? ए, एक जहाज में 4500 कारों की शिपिंग करके, एक जहाज में 5200 कारों की शिपिंग करके, एक जहाज में 6800 कारों की शिपिंग करके, डी एक जहाज में 7500 कारों की शिपिंग करके। इसका सही आंसर है एक जहाज में 6008 कारों की शिपिंग करके। मुंद्रा बंदरगाह सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यातक केंद्र बन चुका है हमारे देश का, और इसने तो कमाल कर दिया, एक ही जहाज में 6800 कारें शिपिंग कर दी। और यह बंदरगाह किसके अंतर्गत आता है भैया? इसको संचालित कर रहा है अडानी ग्रुप। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस बंदरगाह में चालू है। और यह बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नाम याद रखिएगा, इस बंदरगाह का नाम है मुंद्रा बंदरगाह, जो कि अडानी ग्रुप के अंतर्गत है। बंदरगाह का उन्नत रोल ऑन रोल ऑफ टर्मिनल वाहनों को सीधे जहाज पर चढ़ाने की सुविधा देता है। मुंद्रा बंदरगाह में 100 से अधिक देशों को वाहन निर्यात करने वाला प्रमुख केंद्र भी बना हुआ है मुंद्रा बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है। और ये कार्रवाई कौन कर रहा है भैया? यहाँ पर संचालित कर रहा है इसे अडानी ग्रुप। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तेलंगाना सरकार और डीकिन विश्वविद्यालय के बीच अप्रैल 2026 में एआई समझौते ज्ञापन के तहत किस संयुक्त केंद्र की स्थापना की गई है? ए, तेलंगाना ग्लोबल एआई सेंटर, बी एक्केम 3T हब, सी डिजिटल इंडिया एआई लैब, डी हैदराबाद इनोवेशन ग्रिड। फटाफट आंसर दें। इसका सही आंसर है एआई केम 3D हब। सरकार और डीकिन विश्वविद्यालय ने अप्रैल 2026 में हैदराबाद में एआई सहयोग हेतु एक रणनीति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसमें क्या है कि तेलंगाना की एआई नवाचार इकाई
AIKM के माध्यम से समझौता किया गया है। एक शब्द आया यहाँ पर AIKM और 3T, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है हब फॉर रिसर्च इन इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यह केंद्र अप्लाइड AI के लिए संयुक्त सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में कार्य करेगा और इसमें मुख्य शोध AI पर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य है AI शोध को वास्तविक जीवन के उपयोग के आधार पर ढालना, यानी दैनिक जीवन में इसका उपयोग हो सके AI का, इस पर जोर दिया जा रहा है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की उत्कर्ष 2029 रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? A, केवल ग्रामीण बैंकों का विस्तार करना, B, भविष्य के लिए तैयार वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना, C, सभी निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, D, विदेशी बैंकों पर प्रतिबंध लगाना। इसका सही आंसर है B, भविष्य के लिए तैयार वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना। हाल ही में उत्कर्ष 29 स्कीम चल रही है, किसके द्वारा? रणनीति चल रही है RBI की रणनीति, एक मध्यम अवधि की रणनीति है जो अप्रैल 2026 से मार्च 2029 तक चलेगी। किसने जारी किया है? RBI ने, और इसका नाम क्या है? उत्कर्ष 2029। इसका उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण उद्देश्य, इसका उद्देश्य है कि भविष्य के लिए तैयार वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करना, और रणनीति का फोकस डिजिटल वित्त के विस्तार पर है। यहां पर याद रखिएगा CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के विस्तार को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। यहाँ पर एक शब्द आया है ULI, तो याद रखिएगा ULI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड लेंडिंग इन इंटरफेस, को आसान ऋण उपलब्ध हेतु बढ़ावा दिया जाएगा इसके माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन, 25वीं अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा क्लस्टर चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? A, नैनीताल झील, B, टिहरी झील, C, चिल्का झील, D, डल झील। इसका सही आंसर है टिहरी झील। 25वीं अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन 2026 में किया जा रहा है। 2026 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में किया जा रहा है और टिहरी झील में किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता कब से कब तक चलेगी, यह क्वेश्चन बन सकता है। तो यह प्रतियोगिता 8 से 12 अप्रैल 2026 तक चलेगी। प्रतियोगिता का आयोजन टिहरी झील में किया जा रहा है, जहां पर वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट है। इस चैंपियनशिप का आयोजन भारत तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात ITBP के तत्वाधान में किया जा रहा है। इसका आयोजन कर रहा है ITBP, और इसका उद्घाटन, इस समारोह का उद्घाटन किया है प्रतियोगिता का मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने टिहरी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में आयोजित भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा क्लस्टर 2026 जो कि 25वीं है, इसको याद रखना कि कौन से नंबर की है, 25वीं है। इस आयोजन में देश भर की 19 टीमें भाग लेंगी और 440 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, और विभिन्न राज्य के पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान इसमें शामिल होने वाले हैं। टिहरी झील कहां पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, जो कि जल क्रीड़ा का केंद्र है। यहां पर स्पोर्ट्स गेम होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 728 किलोमीटर की दूरी तय कर नर्मदा का जल किस सीमावर्ती गांव तक पहुंचा जहां पहली बार स्वच्छ नल जल उपलब्ध हुआ? इसका सही आंसर है तनोट, B है सुंदरा, C है खाजूवाला, D है रामसर। इसका सही उत्तर है सुंदरा। सुंदरा गांव राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित है, और इसमें नर्मदा का जल सरदार सरोवर प्रणाली लगभग 728 किलोमीटर यात्रा कर सुंदा पहुंची। इस परियोजना से सुंदरा के लोगों को आजादी के बाद पहली बार स्वच्छ पानी मिला है। यह जल आपूर्ति नर्मदा नहर आधारित पेयजल परियोजना के अंतर्गत हुई है, और इस परियोजना का उद्देश्य है बाड़मेर क्षेत्र के 200 से अधिक गांवों को पेयजल उपलब्ध कराना। बहुत ही शानदार काम हुआ इस बार। हाँ, और ये पानी कहाँ से आया है भैया? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, उसका पानी यहाँ पहुंचा है। चलिए, और सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है, इस चीज को याद रखिएगा। बाड़मेर जो है राजस्थान के जिला धार में आता है, और यह राजस्थान का सीमावर्ती जिला है, यानी सीमा बनाता है, पास में ही दूसरे देश का बॉर्डर है। तो आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। PDF पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद।